जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी। जब भी अखबार के पन्ने पलटते होंगे तो अक्सर आपको साल 6 महीने के अंतराल में ऐसा जरूर देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण या तो भेड़ें या फिर इंसान उसी से निकलने वाले लावा के अंदर तब्दील हो गए हैं, समा गए हैं। जब इस प्रकार की खबरें पढ़ते होंगे तो आपको एक बड़ा अजीब लगता होगा, बेचैनी होती होगी, ये क्या है ज्वालामुखी। अगर हमारी धरती के अंदर इस तरह का डामर तरह का पदार्थ भरा हुआ है तो हम लोग कैसे उसके ऊपर रह रहे हैं? क्या हर जगह ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं? तो इन सभी चीजों को आज समझते हैं। पहले समझेंगे कि हम लोग आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी के बारे में उसका पुर्जा पुर्जा खोल देंगे, इसकी गारंटी हमारी है। लेकिन अगला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया में कहां कहां पर ज्वालामुखी फैले हुए हैं, वो भी मैप के द्वारा यानी मानचित्र के द्वारा। तो कहते हैं ना कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, पता नहीं कौन समय आपका आ जाए। लोग इंतजार करते हैं, आजकल देखिएगा, इंतजार करते हैं कि हमारा भी समय आएगा, अपना टाइम आएगा। एक टी शर्ट पहनकर घूमते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा। कब आएगा बाबू अपना टाइम? बिना मेहनत के आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी जी तोड़ मेहनत। तो देखिए, आज हम जानेंगे पहले कि पढ़ना क्या है। ये टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी यानी वर्ल्ड फेमस वॉल्केनो। अब फेमस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका नाम चर्चा में है उसी को जानेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्केनो के बारे में आपको बता दें, और एग्जाम में तो इतना गारंटी मानिए कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि आखिर ज्वालामुखी होते क्या हैं, क्या है ज्वालामुखी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ज्वालामुखीता यानी वॉल्केनिज्म ये क्या होता है, और ज्वालामुखीता या इसी को हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया। और जब हम लोग जान लेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, तब हम लोग जानने का कष्ट करेंगे या प्रयास करेंगे ज्वालामुखी क्रिया के रूप, यानी ज्वालामुखी क्रिया कितने रूपों में होती है। जैसे सपोज कीजिए आप हैं, आपको गुस्सा आ गया, तो एक इंसान को गुस्सा आता है तो दो तरह से रिएक्ट करता है, या तो शांत रहता है या तो फिर सामने जो कुछ पाता है उसी को मारता है फेंक कर। ये दो चीजें, इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होती है, ये भी दो रूपों में होती है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो जानेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी क्या होता है? जमीन के अंदर से निकलता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेकर आता होगा। अगर मेहमान भी आपके घर में आ जाए और 1 भी रुपए ना लाए या 1 भी रुपए खर्च ना करे तो आप भी उस मेहमान को जीने नहीं देते हैं, उसके बारे में बस यही सोचते हैं अरे बड़े कंजूस हैं, बहुत बेकार हैं। तो ज्वालामुखी जब धरती से आ रहा है तो धरती के अंदर से कुछ ना कुछ तो लाएगा ही। तो यहाँ हम जानेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में। उसके बाद जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर से पदार्थ निकल रहा है वो बेसिकली किस किस टाइप में निकल सकता है, शांत रहकर या फिर एकदम से कभी भी निकल सकता है। तो ज्वालामुखी के प्रकार ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एग्जाम के लिए तो ये मान लीजिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने यहां तक पहुंचकर सफर तय कर लिया तो इसका मतलब है अब आपको ज्वालामुखी में कोई नहीं पराजित कर सकता, और आप ज्वालामुखी की सारी बारीकियों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा वितरण। ये तो जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें तो आपसे पूछेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो ये पूछता है कि ये ज्वालामुखी कहां पर है, जगह, स्थान, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे जरूरी होता है स्थान। तो हम लोग पढ़ने के शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी कमर कस लीजिए, अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए और इंटरनेट कनेक्शन को फास्ट कर लीजिए। और जो लोग शॉर्ट वीडियो देख देख कर खर्च कर चुके हों वो दूसरों से उधार मांग ले कुछ टाइम के लिए, हालांकि कोई देने नहीं वाला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गोला अपना गोला है। इस गोले को हम लोग कहते हैं पृथ्वी, हमारा गोला है, इसी गोले में हम लोग रहते हैं। तो इस गोले में रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब नहीं जानना है। आज सिर्फ हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक गोला है, पृथ्वी इसका नाम है, और इस पृथ्वी के ऊपर की टोपी को हम लोग अलग किए ले रहे हैं। ये देखिए, ये टोपी हम लोगों ने अलग कर ली है। तो समझते हैं ये ज्वालामुखी होते क्या हैं। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर हम लोग जाने का कष्ट करेंगे, यानी जहां पर हम लोग हैं, आप जिस जगह अभी बैठे हुए हैं और उसी के अंदर अगर जाने की सोचेंगे आप, तो कहाँ, अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में आएंगे, और ग्राउंड फ्लोर में है तो उसके और नीचे जाइए, धरती के अंदर जाना है, तब पता पड़ेगा ज्वालामुखी के बारे में। तो चलिए आज आपको धरती के अंदर ले ही चलते हैं। जैसे आप हमारे साथ इस जमीन के अंदर जाने का कृपा करेंगे, और जैसे ही आप जमीन के अंदर पहुंचेंगे तो जैसे ही गहराई बढ़ेगी वैसे ही तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है।
आपने साइंस में पढ़ा होगा कि दाब का तापमान से सीधा संबंध है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया होगा कि कैसे संबंध है। कंफ्यूजन रहती है कि संबंध कैसे हो गया, दाब बढ़ने से ताप कैसे बढ़ता है। तो समझिए, जैसे आप जहां पर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर अगर हम 5 किलो का वजन रख दें तो हो सकता है थोड़ी सी गर्मी आए, और आपके सर पर अगर 10 किलो का वजन रख दें तब थोड़ा और गर्मी आए, और 50 किलो का अगर वजन आपके सर पर रख देंगे तो पूरे सर से पसीने टपकने लगेगा। समझे? तो इसका मतलब है जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ने लगता है। तो यही हमारे पृथ्वी के साथ होता है। जैसे हम अपनी जमीन के या पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं तो दाब बढ़ने के कारण तापमान बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम लोग ऐसी गहराई पर पहुंच जाते हैं जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर कोई चट्टान वहां पर पड़ जाए तो उस चट्टान को भी तुरंत पिघला देगा। ऐसी स्थिति तक जाना है। और जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि जहां पर चट्टान पिघलने लगती है, तो चट्टान जब पिघलेगी तो उसमें क्या क्या रहेगा? तरल पदार्थ रहेगा, गाढ़ापन रहेगा, और साथ ही साथ रहेंगी गैसें। और ये गैसें उस लावा से कहती हैं कि चलो ऊपर की ओर चलते हैं, धरती की ओर तबाह करने के लिए। और ये लावा जमीन के अंदर से ऊपर की ओर निकलने लगता है, आने लगता है हमारी पृथ्वी की ओर, परतों को तोड़ते हुए। और जैसे जैसे ये परतें टूटने लगती हैं तो आसपास के लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, कहते भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। अरे सीधी बात है, अगर आपकी छत पर एक हथौड़ा मारा जाए तो कंपन करता है पूरा मकान, और ये तो इतना बिलात का लावा, गाढ़ा पदार्थ, गर्म वो भी निकल रहा है जमीन के अंदर से और जमीन को तोड़ते हुए आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आसपास जो लोग होंगे उनको लगेगा भूकंप आ रहा है। कुछ देर बाद उनको पता पड़ेगा कि बाबू ये भूकंप नहीं था, ये क्या है? ज्वालामुखी। जब यहां से बहुत स्पीड के साथ ये गरम गरम पदार्थ निकलने लगेगा, यहां फैलने लगेगा। और ये ध्यान रखिए, ये जो तरल पदार्थ है इसी को हम मैग्मा भी कहते हैं। इसके लिए लॉन्ग वीडियो का इंतजार कीजिए, उस पर देखिएगा। यहां सिर्फ याद रखिए, लावा और मैग्मा एक ही नाम है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब यहां अंदर रहता है जमीन के, हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लावा। और यही जब सतह पर आ जाता है पृथ्वी पर, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्मा। जैसे बाबू आप घर के अंदर रहते हैं तो आपको पप्पू, गुड्डू नाम से बुलाते हैं घर वाले, और जैसे ही बाहर पहुंचते हैं गेट के, तुरंत आपका सम्मानजनक नाम जो माता पिता ने दिया हुआ है उस नाम से बुलाने लगते हैं। अब बाहर अगर आपको कोई पप्पू बुला दे समाज में तो आप देखेंगे ही नहीं, कहेंगे मैं हो ही नहीं सकता पप्पू। हाँ भाई, नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्मा और लावा एक ही नाम है। जैसे ही ये पदार्थ, तरल पदार्थ ऊपर की ओर आ जाता है और इस प्रकार से बौछारें छोड़ने लगता है, यही कहलाता है मैग्मा। तो आप सोच रहे होंगे इतना सब ये क्या है जो अभी पढ़ाया। तो देखिए, कोई पूछे ज्वालामुखी क्या है तो कहिएगा ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से होता है, केवल उस छिद्र से जिससे जमीन के अंदर का गर्म गलित पदार्थ यानी मैग्मा हमारी सतह पर आता है, पृथ्वी पर आता है। तो जो ये आप एक छिद्र देख पा रहे हैं, ये छिद्र क्या है? ज्वालामुखी। फिर कहेंगे इतना प्रोसीजर क्यों बताए कि अंदर जाएंगे तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो वहां से तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वहां पर चट्टानें पिघलेंगी, और चट्टान पिघलेंगी तो इनमें गैस होगी, धूलकण होंगे, सब कुछ होगा, ये बाहर निकलेंगे। ये सब क्यों बताया? तो समझिए, दो अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है ज्वालामुखी, एक शब्द है ज्वालामुखीता। ज्वालामुखी का संबंध होता है, या ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ इतना है, उस छिद्र से जिससे होकर गर्म पदार्थ बाहर निकलता है। जैसे आप कुकर है, कुकर में आप दाल पकाते हैं तो देखे होंगे दाल पकाते समय सीटी आती है। अगर सपोज कीजिए वो सीटी नहीं हो तो एक बगल में सेफ्टी वाल्व भी लगाया जाता है। अगर सीटी नहीं निकलेगी, कुछ अड़ गया उसमें, तो वो सेफ्टी वाल्व क्या होगा? उड़ जाएगा और वहां से गैस निकल जाएगी। तो ये क्या होते हैं? सेफ्टी वाल्व। यानी कि ज्वालामुखी वो छिद्र होता है जिससे होकर अंदर का मैग्मा हमारी पृथ्वी के बाहर निकलता है। और ज्वालामुखीता ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के कारण अंदर का पदार्थ गलित हो जाता है, यानी पिघल जाता है, और ये तेजी के साथ बाहर आता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, ये प्रोसेस, इसको हम लोग जानते हैं ज्वालामुखीता के नाम से। तो उम्मीद करते हैं ये ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता समझ में आ गया होगा। कोई पूछे ज्वालामुखी क्या है, फटाक से कहिए ज्वालामुखी केवल एक छिद्र होता है। वो क्या, कौन सा छिद्र? कहिएगा वो छिद्र जिससे होकर अंदर का यानी पृथ्वी के अंदर का पदार्थ बाहर आता है, सतह पर आता है। और इस छिद्र को हम लोग बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, नेचर बनाते हैं, यानी प्रकृति। तो कहिएगा ज्वालामुखी एक प्राकृतिक छिद्र है। इसके बाद ज्वालामुखीता, कहे ज्वालामुखीता क्या है? कहिएगा ज्वालामुखीता का मतलब होता है पूरा प्रक्रिया जहां पर लावा बनता है और बनने के साथ साथ पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए ऊपर की ओर आता है।
ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? ज्वालामुखीता। चलिए आगे देखते हैं ज्वालामुखीता के रूप। ये जो ज्वालामुखीता होती है ना बाबू, ये भी दो रूपों में होती है। जैसे कई दफा होता है, आप मान लीजिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अंदर से दिमाग में कुछ आपके आइडिया आ रहे हैं, लेकिन वहीं पिताजी आए, कहें उठो नालायक, जाओ जल्दी सब्जी लेकर आओ, तुरंत सारा आइडिया फ्लॉप दिमाग में। अब पिताजी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज में बाप तो बाप होता है, अगर गुस्सा आएंगे तो उसका परिणाम तो बड़ा घातक होता है। तो ऐसा ही हमारे धरती के साथ भी होता है। कई दफा क्या होता है कि अंदर से जो मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, ये धरती यहां पर कोई बहुत कठोर चट्टान पड़ जाती है, इतनी मजबूत, वो कहती है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। जैसे आप प्रधानमंत्री से अगर मिलना चाहें तो गार्ड आपको पकड़ के बाहर फेंक देंगे, कहेंगे हम नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार से जब अंदर का जो मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा होता है, तो यहां कोई कठोर चट्टान पड़ जाती है और ये कहती है कि बाबू चाहे जो हो जाए लेकिन हम तुमको ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये मैग्मा कहता है बेचारा कि ठीक है भाई साहब, हम तो तरल पदार्थ हैं, हमें तो जहां जगह मिलेगी हम जम जाएंगे जमीन के अंदर। तो कहते हैं कि ठीक है जम जाओ, हमारा क्या ले जाओगे। तो ये पदार्थ जब जमीन के अंदर जम जाता है तो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये बताइए, जैसे आप बर्फ में, जैसे आपके यहाँ फ्रीजर रखा हुआ है, फ्रीजर में आप बर्फ जमाते हैं और बर्फ के लिए कुछ अलग से टोकरी वगैरह भी आती हैं, कुछ कटोरे में ही रख देते हैं, कुछ गिलास में जमा लेते हैं। तो आप जिसमें बर्फ जमाएंगे उसी तरह तो जमेगी। तो उसी प्रकार से अगर जमीन के अंदर यही मैग्मा, यही लावा इकट्ठा हो जाता है और अलग अलग रूप में जम जाता है, तो इसके अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। तो समझ लीजिए, अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है और जमीन के अंदर ही जमा हो जाता है, जम जाता है, तो उसको देखिए क्या क्या बन सकता है। आंतरिक का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर अगर इनको खोजना है आपको तो जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए क्या क्या बनता है। सबसे पहले जो कि आप ये देख पा रहे हैं, सबसे नीचे जहां से मैग्मा निकलना शुरू हुआ, एक बहुत भारी गुम्मद बन जाएगा इस आकार का। देखिए इस तरह का एक गुम्मद जमा हो जाएगा, इस तरह का, ये इस तरह का त्रिकोण। यहां से निकलना शुरू हुआ था मैग्मा, ऐसे फैल जाएगा, कहेगा ठीक है भाई साहब हमको ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो हम यहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह की संरचना को कहते हैं बाथोलिथ। क्या कहते हैं? बाथोलिथ। तो कोई पूछे बाथोलिथ क्या है, कहना जब मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है, जब लावा ऊपर नहीं आ पाता है सतह पर, तो वो जमीन के अंदर ही बहुत गहराई पर जमा हो जाता है और एक शंकु के आकार की संरचना बनाता है। इसी शंकु के आकार की संरचना को कहते हैं बाथोलिथ। क्या कहते हैं? बाथोलिथ। तो दिमाग में बैठा लीजिए बबुआ का, बाथोलिथ कहां बनेगा? जमीन के नीचे, बहुत गहराई पर, सबसे गहराई पर यही मिलेगा। इससे नीचे आप ढूंढने नहीं जा सकते। अगर आप सोचें कि नहीं नहीं मैं तो ज्वालामुखी जहां से निकला है वहां जाऊंगा खोजने, तो वहां तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, यहां तक जा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, शोध विचार कर रहे हैं, वही लोग जाते हैं। अब ये मत पहुंच जाइएगा कि हमें बाथोलिथ खोजना है, कहां मिलेगा, तो किताबों में ही मिलेगा आपको। यह है बाथोलिथ। अब बाथोलिथ से जुड़ी हुई एक मोटे आकार की संरचना जो आप ये देख पा रहे हैं, ये पाइप नुमा संरचना देख रहे हैं, ये वही पाइप है जिससे मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा था, लेकिन उस बेचारे मैग्मा को रोक दिया गया, आने नहीं दिया। तो ये संरचना कहलाती है डाइक। तो पूछेगा डाइक क्या है, तो कहना बाथोलिथ के ऊपर पाइप के आकार की संरचना होती है, उसको डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक। और यही डाइक होती है जिसके माध्यम से ऊपर की ओर मैग्मा आ रहा होता है, लेकिन उस बेचारे को जब रोक लिया तो वो नहीं आ पाया। तो आप जब खुदाई करेंगे और अगर वहां ज्वालामुखी निकला होगा जिसको ऊपर नहीं आने दिया, तो आप देखेंगे एक पतले आकार का ऐसा पाइप आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्या कर सकते हैं? मजबूत है, बहुत मजबूत है, क्योंकि चट्टान है, ये चट्टान बन गया है। अब आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, इसके ऊपर टहलिए, झूला झूलिए, आपको जो मन वो कीजिए। और झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरह के कई डाइक आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, ये डाइक क्योंकि मैग्मा तो ऊपर की ओर आ रहा था, जगह जगह चट्टानें थी, खोखली चट्टानें। यहां पर हम अवसादी चट्टानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आग्नेय चट्टान जो होती है ये खोखली नहीं होती है। आग्नेय चट्टान पूर्ण मजबूत और सबसे कठोर चट्टान है, जबकि जो अवसादी चट्टान होती है ये खोखली होती है। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टान बनती किससे? अवसादों से। कई सारे पत्थर के टुकड़े आपस में मिले और मिलकर एक चट्टान बन गया, उसको कहते हैं अवसादी चट्टान। तो इसके बीच में सांस होती है, और यही मैग्मा अगर उस सांस को पा गया, इसने देखा कि बगल में एक सांस है, एक चट्टान है, खोखली है, तो उसके अंदर घुस जाएगा।
जैसे आप होते हैं ना, आप में अगर कोई कमी है तो आपका जो दुश्मन होता है वो तुरंत उस कमी का फायदा उठाना चाहता है। उसी प्रकार से अगर जमीन से निकलते हुए मैग्मा को या लावा को कोई ऐसी जगह दिख जाती है जहां दो चट्टानों के बीच में खोखला स्थान होता है तो ये घुस जाता है उसके अंदर और इस प्रकार की संरचना बनाता है। इसको कहते हैं लैकुलिथ। क्या कहते हैं? लैकुलिथ। लैकुलिथ संरचना आप देख पा रहे होंगे उल्टी कटोरी के आकार की है। जैसे आप कटोरी जिसमें खाना पीना खाते हैं उस कटोरी को उल्टा कर दीजिए तो बन जाएगी लैकुलिथ। ये देख पा रहे होंगे, इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी लैकुलिथ। मान लीजिए आप जमीन खोद रहे हैं कहीं पर और वहां आपको इस तरह की संरचना मिल जाए तो समझ लीजिएगा यहां पहले कभी भविष्य में, अतीत में, भविष्य में तो नहीं अतीत में ज्वालामुखी निकला होगा, उसी ज्वालामुखी के कारण क्या बन गया ये? लैकुलिथ। तो समझ में आ गया? कोई पूछे लैकुलिथ क्या होता है, कहना जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है और जमीन के अंदर यानी हमारी पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है और इस प्रकार की संरचना बनाता है तो उसको कहते हैं लैकुलिथ। और कई दफा आप देखेंगे कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर ये मैग्मा इस तरह प्लेट के आकार की संरचना बना लेता है। वही प्लेट जिसमें मिड डे मील वगैरह का खाना खाया जाता है उसी तरह की संरचना बना लेता है। ये देख पा रहे हैं ये प्लेट के आकार की, इसको कहते हैं लोपोलिथ। क्या कहते हैं? लोपोलिथ। शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया लैकुलिथ। लैकुलिथ का मतलब है उल्टा कटोरी करना है आपको, उल्टे कटोरी के आकार की संरचना, लैकुलिथ। हुआ क्या, यहां एक चट्टान थी, इस चट्टान के बीच में सांस थी और इसी सांस में ये लावा अंदर एंट्री कर गया और इस लावा ने इस चट्टान को रोटियों की तरह फुला दिया। ये देखिए रोटियों की तरह। तो ये ऊपर का भाग क्या हुआ? फूल गया। इसको कहते हैं लैकुलिथ। और दूसरा होता है लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब होता है अगर चट्टान का नीचे का भाग धंस जाए तो इस तरह की संरचना बन जाती है प्लेट की तरह, इसको कहते हैं लोपोलिथ। और इसी प्रकार अगर दो चट्टानों के बीच में एक टेबल के आकार का लावा जमा हो जाए एकदम समतल इस तरह से तो इसको कहते हैं सिल। क्या कहते हैं? सिल। ये बहुत मोटे आकार की संरचना होती है। और अगर यही सिल पतले आकार की है तो उसको कहते हैं सीट। सीट का मतलब तो जानते ही होंगे, चादर वगैरह। तो पतले आकार की संरचना इसी को कहते हैं सीट। जैसे बेड सीट पतले आकार की होती है। अब चट्टान से बनी हुई सीट तो इतनी पतले आकार की नहीं होगी, मोटी रहती है लेकिन इसकी अपेक्षा कम रहती है। इसी प्रकार अगर लावा जमीन के अंदर डांस करने लगे, लहरनुमा ऐसे डांस करने लगे, किस तरह? इस तरह से। हाँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये हुआ है लहरनुमा संरचना। इसको कहते हैं फैकुलिथ। क्या कहते हैं? फैकुलिथ। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैग्मा धरती से बाहर नहीं आ पाया है और धरती में ही जमा है तो क्या क्या बन सकता है। ये बनेगा बैथुलिथ बनेगा, डाइक बनेगा, लैकुलिथ बनेगा, लोपोलिथ बनेगा, सिल बनेगा, सीट बनेगा और फैकुलिथ बनेगा। बस यही बनेगा। और बाबुआ अगर इन सब के अलावा ये बनने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये बेचारा मैग्मा बाहर नहीं आ पाया। और अगर मैग्मा बाहर आ गया तब तो तबाही ला देगा। कहते हैं ना कि बहुत सारे खतरे इसलिए खतरनाक नहीं लगते हैं क्योंकि उनसे आपका सामना नहीं हुआ होता है। नहीं तो आप तो छोटी सी मुसीबतों में घबराने वाले हैं। समझिए, अगर यही मैग्मा बाहर आ जाता है तब पर्वत बनाता है, पठार बनाता है, मैदान बनाता है। अगर मैग्मा गाढ़ा है तो इस तरह पर्वत के आकार में खड़ा हो जाएगा। तो आपको ये पर्वत दिखेगा, बड़ा मजबूत पर्वत। इसको कोई तोड़कर दिखा दे, मशीनें भी फेल हो जाती हैं। दरअसल अवसादी चट्टानों वाले पर्वतों को तोड़ती रहती हैं मशीनें। अगर इसको तोड़े हौसला हो तो मशीनें टूट जाएंगी, पर्वत नहीं टूटेगा। प्योर मैग्मा से बना हुआ है। और अगर ये पतला है तो ये पठार बनाएगा, ऐसे फैल जाएगा। कहेगा हमको खड़ा नहीं रहना, हमको फैलना है, टेबल की तरह बनाना है, तो पठार बना देगा। तो उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अभी बहुत सारी संरचना है लेकिन कहा जाता है ना कि अभी सब कुछ नहीं दिया जाता है, इसके लिए इंतजार करना होता। पहले इसको समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपके एग्जाम से। आगे फुल वीडियो में इसकी अलग से बात करेंगे। अब देखिए आगे क्या पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है कि ये ज्वालामुखी जब आता है तो अपने साथ कहलाता है। जैसे देखिएगा किसी भी घर में अगर शादी होती है तो अक्सर घर वाले, ये घर वाले से ज्यादा मोहल्ले वाले, अपनी जब बहू को देखते हैं तो अपने साथ कहलाई है ये काउंट करना शुरू कर देते हैं कि क्या कहलाई। अगर बहुत ज्यादा कुछ लाई है अपने घर से कोई लड़की तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि वाह
क्या किस्मत है इनकी भाई साहब की। लेकिन अगर बहुत कम लाए तो कहते पता नहीं कौन से कहां से घर से किए हैं, कुछ दिए ही नहीं है। और यही कारण होता है दहेज का। तो दहेज में नहीं जाना है, यहां तो हम लोगों को बात करना है, ये तो सोशल इशू हो गया अलग। यहां हमको बात करना है कि जब ज्वालामुखी जमीन से आता है तो अपने साथ क्या क्या लाता है। तो सबसे पहली चीज, ज्वालामुखी सबसे पहले नहीं आता है। ज्वालामुखी अपने आने की आहट देता है आपको, कहता है कि मैं आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। कैसे कहता है? तो सबसे पहले ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं। और आपको भी पता है कि अगर ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों को कहा जाए दौड़ो, कौन तेज दौड़ेगा, तो सबसे पहले गैस पहुंचेगी। गैस कहेगी तुम लोग यहीं बैठो, मैं तो तुरंत चली। तो सबसे पहले क्या निकलती हैं? गैसें। और गैसों में भी याद रखिए जल वाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 60 से 90%। पीसीएस के एग्जाम में यही पूछा गया था कि ज्वालामुखियों में निकलने वाले पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल वाष्प की। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि इसको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो छूटेगा नहीं। हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वनडे हो, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा। और एक बार नहीं, कईयों बार। लेकिन पूछेगा कि इसके साथ साथ और क्या निकलता है। अब आप कहेंगे जल वाष्प क्या गैस है? तो बाबू बिल्कुल गैस है। गैस का मतलब ही होता है कि जिसके अणु दूर दूर रहते हैं, और जल वाष्प के अणु तो बहुत दूर दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं है। जो ठोस होते हैं वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो उनको गर्म किया जाता है, तब वो धीरे धीरे ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलते हैं। चलिए यहां देखिए, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोफ्लोराइड गैस और हीलियम गैस। तो पूछता है कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। एकदम रट लीजिएगा इसको। जलवाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोक्लोराइड निकलती है, हाइड्रोफ्लोराइड निकलती है और हीलियम गैस निकलती है। ये सारी गैसें निकलती हैं। या तो एक जगह लिख लीजिएगा या दर बदर भटकते रहिएगा, फैसला आपके हाथ में है। इसके बाद क्या निकलता है? इसके अलावा निकलता है विखंडनीय पदार्थ। सीधे लावा नहीं मिलता है। जैसे आप कोई चीज गरम गरम बनाते हैं ना, तो उससे फुदकते हैं छोटे छोटे से पदार्थ, आप देखते होंगे ऊपर नीचे उछलते रहते हैं। मेन मटेरियल तो बहुत बाद में आता है। तो विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ का मतलब होता है कि गैस के साथ साथ क्या निकलेगी? धूल निकलेगी, बहुत तेज धूल, आपको एकदम दिखाई नहीं देगा, एकदम अंधकार छा जाएगा। और ये गैस इतनी ऊंचाई तक जाती है धूल कि सूर्य की किरणों तक को जमीन पर आने से रोक देती है। जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है बाबू, वहां पर 20-20 दिनों तक अंधकार रहता है, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। एक तरफ तो जमीन इतनी गर्म है, आसपास का मौसम बेहद गर्म हो जाता है, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी दिखाई नहीं देती है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। सौभाग्यशाली हो कि भारत में केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं तो पता पड़ता है 4-5 साल में दिखाई देता कि यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारतीयों को भाग्य गली नहीं मिली, इसलिए क्योंकि हम लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर एक छोटा सा भूकंप आता है या छोटा सा एक एक्सीडेंट होता है, उसमें भी आप देखते हैं इतने सारे लोग चल बसते हैं। अगर ज्वालामुखी जैसी चीज आ जाती तो क्या होता। इसके लिए धन्यवाद कीजिएगा नेचर का कि अच्छा हो हमको ज्वालामुखी नहीं देखने को मिले। विखंडनीय पदार्थ में धूल आती है, धूल के साथ साथ राख आती है, और राख के साथ साथ आता है टफ। आप कहेंगे टफ क्या है? टफ का मतलब समझिए, जो मैग्मा होता है ना, उसके छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े, ये कहलाते हैं टफ। उछलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप आसपास खड़े हुए हैं 4-5 किलोमीटर दूर भी, तो हो सकता है आपको छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े घले आपको लगे। अब आप कहेंगे गर्म नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सीधे आपको नहीं लगते हैं, आपसे पहले वो कम से कम 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर उछल कर आते हैं, उतना घूम कर आते हैं, तब आपके जाकर घलते हैं, तो ठंडा जाते हैं। वो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति कितना भी आपसे गुस्सा हो, उसको एक आध गिलास पानी पिला दीजिए, देखिए गुस्सा कैसे भागती है। अब देखिए राख, टफ, टफ के अलावा लैपिल। तो पूछा जाता है एग्जाम में बाबू कि लैपिल क्या होते हैं। तो पहली चीज, लैपिल ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होते हैं। दूसरी चीज, लैपिल होते हैं मटर के दाने के आकार के पत्थर के टुकड़े। किस पत्थर के? उसी मैग्मा के बने हुए। आसपास अगर जहां पर ज्वालामुखी निकल रहा है वहां समुद्र वगैरह है या पानी भरा हुआ है, नदी है, तालाब है, तो वहां पर ये देखिएगा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, सवाल आ रहा होगा कि भाई कहां पर जाएं देखने ज्वालामुखी, तो बताते हैं कि भारत में अगर ज्वालामुखी देखना है तो कहां जाइए, और दुनिया में देखना है तो उसका भी बताएंगे, बस इंतजार कीजिए। बॉम्ब,
जो बड़े आकार के टुकड़े होते हैं पत्थर के, उनको बॉम्ब कहते हैं। समझ में आ गया? ये वो बॉम्ब नहीं है जिसको आप बनाते हैं, ये वो बॉम्ब है जो पृथ्वी ने हम लोगों के लिए ऊपर जमीन के अंदर से भेजा है। आगे देखिए, लावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि ये सारी चीजें किस कारण से? लावा के कारण से। लावा होता है एक गर्म गलित पदार्थ। गलित पदार्थ का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जिसमें ठोस, द्रव, गैस सबका मिश्रण है। पदार्थ आप पढ़ते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये लावा जो होता है ये पदार्थ की चौथी अवस्था ही है, प्लाज्मा। इसमें सब कुछ रहता है, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद देखिए वॉल्केनो के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। अगर आपको सबसे जरूरी चीज समझनी है तो ये है, वॉल्केनो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से गुस्सा कई प्रकार का होता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको अगर गुस्सा आएगा तो आप किस तरीके से डील करेंगे? हो सकता है आप कहें कि मुझे क्वारंटाइन होना है, मैं अकेले रूम में जाना चाहता हूं, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा लें आप, तो इसका मतलब साफ है कि आप गुस्से में हैं। या हो सकता है एक सैड से इमोजी वाला स्टेटस लगा लें आप व्हाट्सएप में, तो सबको पता पड़ जाए दुनिया में कि आप मूड ऑफ है आपका। दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग इंतजार नहीं करते हैं गुस्सा शांत होने का, कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे इस पर गुस्सा है तो उसको तुरंत जो हाथ में आएगा वो फेंक कर मार देंगे। बाद में पछताते रहते हैं, ये क्या हो गया, हमसे क्या भूल हुई जो सजा हमको मिली। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं 3-4 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, थोड़ा सा शांत होने देते हैं, 3-4-5 घंटे, थोड़ा सा गुस्सा बचेगा तब जाकर उससे पूछेंगे, निपटेंगे सामने सामने, और फिर जैसा व्यवहार वो करेगा वैसा हम उसको चुकाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के प्रकार। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा होता है प्रसुप्त यानी डोरमेंट वॉल्केनो। तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। तो समझिए क्या होते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है ये हर समय दहाड़ता रहता है, कहता है कि मेरा भरोसा नहीं है कि मैं कब विस्फोट कर जाऊं इस दुनिया में। इसमें आप झांक कर देखेंगे, वैसे तो देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें आपको गैस, धूल के कण, आग जलती हुई एकदम नजर आएगी। आप डरे रहेंगे कि कब विस्फोट होने वाला है। इससे दूर रहें। जहां पर ये ज्वालामुखी रहता है वहां के लोग इससे वैसे ही दूर रहते हैं, इसके आसपास रहना ही पसंद नहीं करते हैं। हमेशा आग जलती रहेगी, लावा दिखता रहेगा, उबाल मारता रहेगा, गैस, धुआं आसपास निकलता ही रहेगा। दूसरे होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्या होता है, इसमें नॉर्मली तो आपको शांत देखेंगे, आप इसके ऊपर तक चढ़ जाएंगे, लेकिन होते हैं ना कभी कभी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएंगे कि एकदम से दहाड़ मारेंगे 100 साल 500 साल बाद, कभी कभी 50-50 साल बाद भी, कोई ठिकाना नहीं है इनका। ये कहते हैं कि हम हैं शांत, लेकिन हमको शांत मत समझना, हम कब एक्टिव हो जाएं इस बात का हमको भी पता नहीं है। शांत है मतलब अभी शांत है, और अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये कौन से ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो सामान्य रूप में शांत रहते हैं, लेकिन बहुत कम कम समय अवधि में इनमें उद्गार होता रहता है। किसका? लावा का। तीसरे होते हैं शांत ज्वालामुखी। ये शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हो जाते हैं, अगर पड़े रहे एक जगह, उनको खाना पीना देते रहिए तो आप उनको चाहे जितना मार लीजिए, जितना कूट लीजिए, वो उठते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको कौन उठे, कौन लड़े इनसे। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हमको मार लिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलो उसी को अच्छा लगा, अब हम क्यों उठकर उसको मारने जाएं। तो ये होते हैं शांत। शांत का मतलब है अब इनमें वो क्षमता खत्म है, अब इनके अंदर जो जोश जुनून था वो खत्म। यही स्टूडेंट में होता है। कुछ होते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है वो कहते हैं कि मैं दिन रात पढ़ूंगा जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाता हूं। कुछ होते हैं जो कहते हैं प्रसुप्त, वो कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा, एक आध दिन बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, एक आध दिन कम पढ़ूंगा। और कुछ होते हैं शांत, वो कहते हैं कि आप क्या होता पढ़ने में, अब तो बस उम्र ही निकल गई, अब बैठ के इंतजार करते हैं, होना होगा तो ईश्वर दे ही देगा एक आध वैकेंसी, और ऐसा करके कट जाती है उम्र। शांत ज्वालामुखी की विशेषता ये शांत रहते हैं, इनमें उद्गार 500-600 हजारों वर्षों से नहीं हुआ है। अब लगता है कि इसमें आप रह भी सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से अधिकांश ज्वालामुखी तो ऐसे हैं जिनमें बारिश का पानी भर गया है, वो तालाब बन गया है, उनको अलग नाम दिया जाता है। ज्वालामुखी के जो ऊपर का भाग होता है ये, यहां पर अगर इसको कहा जाता है क्रेटर और कॉर्डेला। अगर इसका आकार छोटा है तो इसको कहेंगे क्रेटर, और अगर आकार इसका बड़ा हो गया तो कहेंगे कॉर्डेला। कई जगह तो इसमें देखिएगा तो झील तक बन चुकी हैं, लोग घूमने जाते हैं। सोच लीजिए क्या क्या होता है इस जमाने में।
चलिए आगे देखिए, अब इनके थोड़ा आपको नाम बता देते हैं, एक आध के तो नाम बता ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी के लिए पूरा वीडियो विश्व वितरण अगर आप देखना चाहते हैं कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं, और सिर्फ देखना नहीं चाहते, अपने दिमाग में इस बात को बैठाना चाहते हैं, वो भी गारंटी से, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो देखिए यहां अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो आज पूरी दुनिया में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, पूरे 500 समझ लीजिए। और इस 500 में से केवल एक हमारे हिस्से में आया है, यानी इस मामले में तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। माउंट किलाइयो एक ज्वालामुखी है। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका का मैप हमारे साथ अध्ययन किए हैं और नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो में झांक लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। अगर आप अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है हवाई द्वीप। उस हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट किलाइयो, बहुत सक्रिय, हमेशा आग उगलता रहता है। तो माउंट किलाइयो घूमना है तो अमेरिका का टिकट कटाइए और अमेरिका के हवाई द्वीप पहुंच जाइए, जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। तो पूछा गया था बबुआ कि प्रशांत महासागर का चौराहा कौन है, तो बता दीजिएगा हवाई द्वीप। क्यों? प्रशांत महासागर के बीचों बीच है। अब देखिए, अगर पूछेगा कि वांगना या लांगिला, क्या नाम है, बांगिना या लांगिला, पूछेगा बबुआ कि बांगिना और लांगिला निम्नलिखित में से क्या है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा ये कहां पर है, तो ये है पपुआ न्यू गिनी में। अब ये पपुआ न्यू गिनी कहां पर है, तो बाबू एशिया महाद्वीप का अगर मैप साथ में पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि इंडोनेशिया के नॉर्थ में अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। इसको दो लोगों ने बांट लिया है, एक तरफ इंडोनेशियन है और एक तरफ ऑस्ट्रेलियन है। इसके आगे देखिए सुमेरु, मेरोपी, और ये सुमेरु और मेरोपी ये दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर इनको जानना है कि कहां पर है, इनको खोज पड़ताल करनी है आपको, तो टिकट कटाइए और सीधे पहुंचिए कहां, इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया में आपको ये सुमेरु और मेरोपी दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। ना मिले तो पैसे वापस की गारंटी नहीं। खैर हैं, जाइए घूमिए आराम से, कभी कभी तो घूमा कीजिए। दो ही तरह से घूम सकते हैं, या तो किताबों में या तो फ्लाइट से। अब या तो फ्लाइट लायक पहले बन जाइए या तो फिर किताबों में ही दुनिया की सैर कीजिए। आगे देखिए बैरन द्वीप, यही एकमात्र ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो हम लोगों के हिस्से में आया है। और ये हम लोगों के हिस्से में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों की मेन जमीन पर नहीं है। ये कहां पर है, अंडमान और निकोबार में। तो यूपीएससी ने सीधे क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी, पीसीएस तो इसको न जाने कितने बार पूछ चुका है। यूपीएससी ने पूछा था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस आइलैंड में है, तो अंडमान निकोबार में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप आते हैं, उनमें से किस द्वीप में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये कमेंट पोर्शन जो होता है अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए नहीं होता है, इस पर आंसर लिखा कीजिए और उंगलियों को थोड़ा आराम दीजिए, नहीं तो बाद में बाबू कहेंगे कि टाइपिंग स्पीड बड़ा स्लो है, टाइपिंग स्पीड के कारण नहीं हो पाया। देखिए आगे, इसके बाद है माउंट एटना। अगर आपने हमारे साथ यूरोप महाद्वीप की यात्रा की है और उस यूरोप महाद्वीप में आपको हम इटली ले गए थे, याद होगा आपको, तो इटली में ही हमने आपको यात्रा कराई थी, किसकी, माउंट एटना की। इटली में ही एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। और इसी सिसिली द्वीप में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको माउंट एटना के दर्शन हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आग उगलता रहता है। और इसमें ये खतरनाक ज्वालामुखी जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे से पूछिए ज्वालामुखी क्या है, नहीं पता, लेकिन उससे पूछिए स्ट्राम्बेली कहाँ है, तो बबुआ तुरंत बता देगा स्ट्राम्बेली कहाँ है। बताइए कहाँ है। स्ट्राम्बेली इटली के लिपारी द्वीप में है, इटली के लिपारी या लिपरी द्वीप में। और आप लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये दिन रात आग उगलता रहता है। उस भूमध्य सागर में जब रास्ते का पता नहीं हुआ करता था तब सभी लोग केवल यही देखकर अंदाज लगाते थे कि वो रहा स्ट्राम्बेली, मतलब हम लोग इटली के लिपरी द्वीप के पास जा रहे हैं, ऐसे अंदाज लगाते थे। जैसे आज अगर ये पता करना है कि नॉर्थ किस साइड है, अगर जंगल में भटक जाओगे तो किस ओर देखोगे, उत्तर की ओर। ध्रुव तारा दिख गया, मतलब यही उत्तर है।
तो उसी प्रकार से ज्वालामुखी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपको रखा मिल जाएगा और पूछेगा जरूर, इस भ्रम में नहीं रहेगा, पूछता है। यहां से नहीं पूछेगा तो कब मंगल ग्रह से क्वेश्चन बनाएगा? इसी धरती से बनाने हैं ना, उनकी भी तो मजबूरियां हैं। आगे देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर प्रसुप्त ज्वालामुखी की हमने बात की थी, बताया था कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। ये सामान्य रूप में शांत रहता है, लेकिन कभी कभार आग उगलता रहता है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद। इसके एग्जाम्पल है विसुवियस, माउंट विसुवियस। इटली पहुंच जाइएगा, प्रॉपर इटली। प्रॉपर इटली में आपको एपेनाइन पर्वत श्रृंखला मिलेगी। उसी पर्वत श्रृंखला में ये एक चोटी आपको मिलेगी विसुवियस। और यही विसुवियस क्या है आज? प्रसुप्त यानी डोरमेंट ज्वालामुखी। इसके बाद फ्यूजियामा। अगर आप जापान जाएंगे तो जापान में आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा माउंट फ्यूजियामा। और इसी फ्यूजियामा को अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि आप प्रसुप्त ज्वालामुखी देखे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, एक्टिव जो है उनसे डरिए, जो प्रसुप्त है इसे थोड़ा कम डरिए। क्राकटाओ। अगर आप इंडोनेशिया पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको एक चैनल मिलेगी, एक जल संधि, जिसका नाम है सुंडा जल संधि। आपको बताए थे हम, मैं पिछला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कहां पर है सुंडा। सुंडा जल संधि के पास आपको दर्शन होंगे किसके? माउंट क्राकटाओ के। ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसी प्रकार से फिर आ जाइए अपने अंडमान निकोबार में, वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप, और उसी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। तो सौभाग्य से दूसरा ज्वालामुखी भी मिल गया भारत में, लेकिन अंतर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ एक है, दूसरा ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। तो देखिए बाबू, शांत ज्वालामुखी तो शांत ही रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है जीवन में, क्या हलचल मच रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कह चुके हैं कि अब हम नहीं बोलेंगे, ये मौन धारण कर लिए हैं। इसके उदाहरण आपको देखने हैं तो अगर आप ईरान पहुंच जाएंगे तो जब पर्वत श्रृंखला आपको बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि कोह सुल्तान और देवबंद, ये दो बड़े पर्वत हैं वहां पर। कौन कौन? कोह सुल्तान और देवबंद। और ये दोनों ही शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अब नहीं बोलते, शांत हो गए एकदम। इसके बाद किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप में जब आपको घुमा रहे थे तो वहां तंजानिया ले गए थे, केन्या के बाद तंजानिया। पर्वत में भी हमने आपको बताया था। और इसी पर्वत में है माउंट किलिमंजारो। ये भी शांत हो चुका है, अब नहीं बोलता, अब कहता बस बहुत है। आगे देखिए, जब आपको साउथ अमेरिका की सैर करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर आप एंडीज पर्वत के सहारे कहां पहुंचेंगे? इक्वाडोर पहुंचेंगे, तो उसी इक्वाडोर में आपको एक चोटी मिलेगी जो कि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है चिम्बेराजो। क्या नाम है? चिम्बेराजो। और ये एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी पर्वत है। इसी प्रकार अगर आप चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर जाएंगे तो वहां पर हमने बताया था कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अकांगुआ। अकांगुआ। और ये अकांगुआ क्या है? ये अकांगुआ एक शांत ज्वालामुखी श्रेणी है। तो इतना तो आप समझ लिए होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है आपकी काबिलियत पर भी और थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी, कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट पोर्शन हमेशा खुला हुआ है, और जैसा कि आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है और जवाब दिया जाता है। और कमेंट आपका बताता है कि आप कितने समझदार हैं, आप कितने मैच्योर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं करना है वो कमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उटपटांग लिखते रहेंगे। कमेंट कीजिए तो उससे ये पता पड़े कि नहीं, ये सीरियस स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और निश्चिंत रहिए, आपको अगले वीडियो में पूरी दुनिया में जो भी पर्वत श्रृंखला हैं वो सब बता दी जाएंगी। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा आसान होता कि हम यहाँ एक वर्ल्ड का मैप खोलते और आपको तुरंत का तुरंत उसमें बताते चलते, बहुत आसान होता। ये तो हर कोई करता है, लेकिन उससे आपके दिमाग में तो बात नहीं बैठती ना। अब यहां पर हम आपको टास्क देते हैं और लोकेशन बताते हैं, और आप वहां अपने एटलस में खोजते हैं। इससे बेहतर दूसरा कोई तरीका नहीं है सीखने का। और ध्यान रखिए, अगर कोई आपकी उंगली पकड़कर आपको साथ ले जाए, उससे आसान होता है कि कोई आपको रास्ता बताए। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपको रास्ता बताया है तो आप उसमें अपना भी दिमाग यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने उंगली थाम लिया, हाथ थाम लिया है, तो आप फिर क्या होते हैं, अपने ऊपर ही भरोसा खो देते हैं। फिर तो आप बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि सफर में चल पड़े हैं तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी।
सफर में चल पड़े हैं तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, अगर हौसला रहा जिंदगी में तो मंजिल मिल ही जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।